जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग आज फिजिक्स पढ़ेंगे और इसके पहले भी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में पहले हम आपको बता दिए थे परावर्तक सतह के बारे में, किरण के बारे में, उसके बाद प्रकाश के बारे में। इस सब प्ले लिस्ट में हम आपको प्ले लिस्ट बना के वीडियो डाल चुके हैं। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। और देखिए, आप शुरू से देखिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या करिए कि आप प्ले लिस्ट में चल जाइए। साइंस का प्ले लिस्ट बनल है और प्ले लिस्ट में पूरा शुरू से वीडियो उसमें, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन से लेके अभी तक का वीडियो इसमें मिलेगा, ठीक ना। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से एक एक करके वीडियो देख लीजिए। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे, सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ेंगे, क्लास 10 है और चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो हम लोग अभी प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपवर्तन पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन में हम आपको बताए थे कि प्रकाश परावर्तक सतह किसे कहते हैं, अपतन बिंदु, परावर्तन कोण, अपतन कोण, इस सब के बारे में हम बता चुके हैं। किरण के बारे में बता चुके हैं, किरण पुंज के बारे में बता चुके हैं, प्रकाश पुंज के बारे में बता चुके हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में बता चुके हैं, जहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो अब देखिए, आज हम आपको बताएंगे वक्ता केंद्र। तो देखिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि ई कोई एक दर्पण है। क्या है? एम डैश एक अवतल दर्पण है। दर्पण के बारे में फिर हम आपको बताएँगे, लेकिन इतना फिलहाल समझना है कि एम डैश से क्या है, एक अवतल दर्पण है। अ, उम, जिसमें अगर देखिएगा तो जिसका ध्रुव है जो P है और इसमें एक प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष में क्या है, ये फोकस है यानी F है और ये वक्ता केंद्र है। और हम जानते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और C और P मतलब P यानी फोकस और इसको वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। तो इसके बारे में सब हम आपको एक-एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले आइए वक्ता केंद्र के बारे में, यानी कि वक्ता केंद्र क्या है? ये है वक्ता केंद्र। तो देखिए, वक्ता केंद्र क्या है ना, कहा जाता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण, ये खोखला गोला का एक भाग है, समझिए। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके मध्य बिंदु, यानी खोखला गोला का एक भाग है, तो इसके मध्य बिंदु जो है ना, वही क्या है? वक्ता केंद्र है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके मध्य बिंदु को वक्ता केंद्र कहा जाता है। और वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है? सी से। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले का जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके मध्य बिंदु को, उसके उसके मध्य बिंदु को उसके मध्य बिंदु को उसके मध्य बिंदु को वक्ता केंद्र कहा जाता है। वक्ता वक्ता केंद्र कहा जाता है। ये वक्ता केंद्र है। वक्ता केंद्र कहा जाता है। यानी एकदम सिंपल सा इसका परिभाषा है। कहा था कि देखिए, अगर यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो कह रहा है गोलीय दर्पण, ये कोई गोलीय दर्पण है और वो गोलीय दर्पण का एक खोखले गोले का, मतलब गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग है। तो और इसके मध्य बिंदु, यानी कि इसका पूरा घुमा दीजिएगा तो गोलीय दर्पण बन जाएगा और ये करीब मध्य में है, नहीं मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र। तो इसमें है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके मध्य बिंदु को वक्ता केंद्र कहा जाता है। अब देखिए, वक्ता केंद्र है ना, वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। वक्ता केंद्र को वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। सी से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है सी से, यानी कि इसमें क्वेश्चन कभी कभी आता है, किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है।
यानी देखिए क्वेश्चन आएगा ना कि वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है, तो वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहा जाता है और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। यही वक्रता केंद्र है, तो इसको सी से करेंगे। अब इसके बाद एक आता है वक्रता त्रिज्या, एक आता है वक्रता त्रिज्या। तो ये दोनों के आप एक जगह ध्यान रखिएगा, वक्रता त्रिज्या। तो देखिए वक्रता जो त्रिज्या है उसमें क्या है, वक्रता त्रिज्या जो है ना, से ये पूरा वक्रता त्रिज्या है। ये वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस सी से लेकर और पी तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो इसमें हम ना बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी यही तो है कि वक्रता केंद्र को सी से, यहाँ ध्रुव है यानी पी से, तो इसके बीच की दूरी है, इसी को तो बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो हम यहाँ से ना बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी हम बोल सकते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के ध्रुव के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता, देखिए वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। अब इसमें जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ से यानी कि ये पोल से लेके और यहाँ वक्रता केंद्र तक ये पूरा आर है, तो इसी को तो बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो देखिए इसमें हम बताते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, आर से, आर से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखिए वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या में बहुत अंतर है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो आपको लगता है कि दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं, अलग अलग है। यानी एक है वक्रता केंद्र और एक है वक्रता त्रिज्या। तो इसके बारे में हम आपको बता दिए, इस डायग्राम के माध्यम से आप इसको देखिएगा तो वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या के बारे में खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और सब्जेक्टिव भी आएगा, तो सब्जेक्टिव भी तो लिखे दीजिएगा कि गोलीय दर्पण है और वक्रता त्रिज्या है। यानी गोलीय दर्पण यानी कि वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है और एक है वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता केंद्र होता है जो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहा जाता है और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, जो कि आपको यहाँ हम पूरा बता चुके हैं। अब यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी कि वक्रता केंद्र और सी के यानी कि पी यानी ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। किसे किया जाता है, आर से। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्त इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको आगे इसमें बताते हैं फोकस के बारे में, फोकस दूरी के बारे में बताएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। ये वक्रता केंद्र था और वक्रता त्रिज्या था। अब हम आपको फोकस और फोकस दूरी के बारे में बताएंगे। देखिए हम आपको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। ये एनसीईआरटी के बुक अगर आप पढ़िएगा तो ये सब चीजें आपको मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, संभावना ऑब्जेक्टिव के ये सब रहता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं फोकस के बारे में। किसके बारे में, फोकस के बारे में। फोकस, अब हम आपको बताते हैं फोकस के बारे में। फोकस, तो देखिए फोकस क्या है, फोकस इसको बोलते हैं, ये फोकस है। ये क्या है, फोकस है। तो जब हम आपको दर्पण पढ़ाएंगे और अवतल दर्पण के शर्त बताएंगे तो वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। कहता है ना कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है, देखिए ये प्रधान अक्ष है, ये पूरा है ना प्रधान अक्ष है। अगर इसके समांतर कोई किरण आएगा ना, अगर मान के चले कि इसके समांतर कोई किरण आता है तो ये हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर। तो यही चीज है, यहाँ से समझना है कि फोकस किसे कहते हैं। तो कहता है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष यानी प्रधान अक्ष है तो इसके समांतर आती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यानी जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। देखिए हम आपको रटवाते नहीं, हर चीज समझाते हैं और कोशिश ही करते हैं कि आप समझ के आप याद करिएगा तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। रट के याद करिएगा तुरंत भूला जाइएगा।
ठीक ना? तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि देखिए जब प्रकाश की किरण कहाँ आएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष भी कहते हैं, बात सेम ही है। तो जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर यानी एकरे समांतर ये आ रही है तो यानी परावर्तन हो रहा है किससे? दर्पण से टकराने के बाद। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से यानी किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो फोकस से, यानी कि जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। तो इसके बारे में आपको बताते हैं। जब प्रकाश की किरण जब जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है, प्रधान प्रधान अक्ष के जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद तो परावर्तन तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जिस बिंदु से जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को उस बिंदु को देखिए उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। यानी कहने का मतलब एकदम सिंपल सा इसका परिभाषा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप इसको समझ गए डायग्राम को, इसके बारे में अगर आपको समझ में आता है तो इसको आसान है याद करना। यानी याद करना आसान है कि फोकस क्या है? फोकस कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। यानी कि एकदम सेम टू सेम वही चीज़ है। उसके बाद आप देखिए, अब एक होता है फोकस दूरी। ये तो फोकस हो गया, अब है फोकस दूरी। यानी फोकस क्या है? फोकस दूरी। तो देखिए फोकस दूरी अगर देखा जाए तो फोकस दूरी में क्या है ना कि फोकस दूरी में अगर देखिएगा तो यहाँ देखिए, ये फोकस है और ये ध्रुव है, तो इसके बीच की जो दूरी है ना उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। और फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। यानी ये देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो हम ना बोल सकते हैं कि फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि फोकस और फोकस और ध्रुव फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ध्रुव के बीच की दूरी को बीच की दूरी को देखिए फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। को फोकस फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी कहा जाता है। यानी देखिए वही सेम टू सेम है कि फोकस और ध्रुव के बीच, यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। किससे? यानी फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है। फोकस दूरी को फोकस फोकस दूरी को फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। एफ से एफ से सूचित किया जाता है। यानी फोकस दूरी को किससे? एफ से सूचित किया जाता है। तो यहाँ चीज ये ध्यान रखना है कि फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है? एफ से। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है? तो एफ से सूचित किया जाता है। अब एफ बराबर एगो फार्मूला होता है। एफ बराबर क्या है कि एफ बराबर आर बाई टू एगो फार्मूला होता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए ए बराबर आर बाई टू कहने का मतलब है कि आर पूरा है से क्या है? वक्रता त्रिज्या है। यानी यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है। और ई क्या है? फोकस है यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों है ना, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यानी दोनों आधा आधा, इसीलिए क्या है? ए बराबर आर बाई टू। यानी आर के ये पूरा के आधा है। यानी फोकस जो होता है ना से वक्रता त्रिज्या के एकदम आधा होता है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। अब क्वेश्चन आंसर रहेगा दुगुना, आधा, तिगुना और चार गुना। तो आधा जो रहेगा वही ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों चीज हम आपको बताएं, इसके पहले वक्ता केंद्र और वक्ता त्रिज्या के बारे में बताएं। अभी हम आपको फोकस और फोकस दूरी के बारे में बताएं। ये दोनों अलग अलग है। फोकस क्या है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। और फोकस दूरी क्या है?
ये फोकस दूरी है कि फोकस और ध्रुव की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है और एफ बराबर एगो फार्मूला याद रखें r/2। हम इसको आपको सिद्ध भी करवाएंगे कि सिद्ध करें कि एफ बराबर r/2 होता है। ठीक ना, ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में आएगा। तो ठीक है दोस्त, इसके बाद हम आपको बताते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं और अब हम आपको बताते हैं आवर्धन के बारे में। किसके बारे में? आवर्धन। आवर्धन के बारे में बताते हैं, इसको मिटा देते हैं अब। आवर्धन। आवर्धन। देखिए आवर्धन क्या होता है ना, आवर्धन मान के चलिए कि कोई वस्तु रखा हुआ है और उसका जो छाया बनता है ना, तो जो वस्तु रखा गया है और जिसका छाया बना, वो दोनों के अनुपात निकाल दीजिएगा ना, वही आवर्धन है। यानी कि देखिए समझिए, मान के चले कि मार्कर है और इसका मान के चले कि जो भी छाया बनेगा, तो इसका ऊंचाई और इसका छाया के ऊंचाई के जो अनुपात होगा ना, वही आवर्धन कहलाता है। यानी आवर्धन कुछ है नहीं, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यानी आवर्धन कुछ ना है, आवर्धन, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आवर्धन को परिभाषित करें। ये 10 क्लास में आपको ये क्वेश्चन आता है कि आवर्धन को परिभाषित करें। ये 2 नंबर में आता है। तो चलिए इसमें आपको बताते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यानी एकदम सिंपल सा परिभाषा, ज्यादा कुछ है नहीं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आप कहेंगे इतना लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। नहीं, इतना से आपको नंबर ना मिलेगा, इसके बारे में और आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि आवर्धन क्या है, आवर्धन को किससे सूचित करते हैं। ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए आवर्धन आपको एकदम याद होगा कि ना, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। अब देखिए आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। यानी कि आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। एम से एम से एम से सूचित किया जाता है। एम से सूचित किया जाता है। यानी आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है? सूचित एम से किया जाता है। अब एम बराबर एक फार्मूला होता है। एम बराबर क्या होता है? एम से सूचित करेंगे तो एम बराबर एक फार्मूला होता है। एम बराबर जानते हैं क्या है? माइनस भी बटा यू होता है। एम बराबर क्या है? माइनस भी बटा यू। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये आवर्धन के फार्मूला है, यानी माइनस भी बटा यू है। ये अवतल दर्पण में है, यानी अवतल दर्पण में क्या है? माइनस भी बटा यू है। अब कहिए कि इसमें इसके बारे में बताइए कि एम क्या है, भी क्या है। तो इस सब के बारे में आपको देखिए लिखना है कि जहां जहां एम, तो अभी बताएं कि एम क्या है। तो एम तो हम आपको बताएं आवर्धन एम है, यानी एम क्या है? आवर्धन है। एम क्या? आवर्धन है। उसके बाद भी क्या है? तब भी के बारे में प्रतिबिंब की ऊंचाई है। भी क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी भी क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और फिर यू क्या है? तो यू है वस्तु की ऊंचाई। वस्तु वस्तु की ऊंचाई, यानी कि इसके बारे में आपको समझना है कि वस्तु की ऊंचाई। देखिए आवर्धन एम क्या है? तो एम आवर्धन है। और भी क्या है? तो भी प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और यू क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। तो इसके बारे में अगर आवर्धन में आप इतना लिख देते हैं तो आपको एक को नंबर नहीं काटेगा, यानी 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। इसके नीचे लिखेगा, इस ये आप जो है ना, इसके नीचे लिखेगा, चाहे तो साइडों में लिखते हैं, कोई दिक्कत ना है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको एको नंबर ना काटेगा। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। खाली ये लिख दीजिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं, तो नंबर आपको कट जाएगा, 1 नंबर मिलेगा। और ये पूरा आप लिख देते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। तो यही चीज है, खासियत है। आप कोशिश करिएगा कि सब याद हो जाएगा, याद कर लेना है। देखिए दोस्त, जितना हो सके अगर आप कॉपी पर लिख के याद करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि हम आपको समझा देंगे, 80% हम आपको याद करा देंगे, लेकिन 20% के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। घर मेहनत करिए, जितना हो सके रिवीजन करिए। तो चलिए दोस्त, जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।